नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग के शानदार सेगमेंट एक्सपर्ट टॉक में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी एक्सपर्ट होंगी तृप्ति नागर जैन मैम, जो कि फिलहाल यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट में आर्किटेक्ट की पोजीशन पर पदस्थ है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात आपकी और हमारे लिए ये होगी कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत केमिकल इंजीनियरिंग से की थी, लेकिन आज से 15 साल पहले ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ओसोप कोडिंग के जो फाउंडर है डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी सर, आज से 15 साल पहले मैम इनकी स्टूडेंट रही है और धर्मेंद्र वाजपेयी सर की वजह से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कंप्यूटर साइंस में करी। लेकिन दोस्तों, आज जब हम उनसे बात करेंगे तो जो बहुत बेसिक बातें होती है कि किस तरह से हम बड़ी कंपनीज को, एमएनसीज को क्रैक कर सकते हैं, उन पर सवाल जवाब करेंगे। चूंकि मैम ने 2 बार माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज को क्रैक किया है और आज उस पोजीशन पर है कि खुद इंटरव्यूज लेते हैं। तो आज तृप्ति नागर जैन मैम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, और यदि हमारी ब्रांच और फील्ड कंप्यूटर साइंस नहीं है तब भी कैसे हम लैंग्वेजेस में कमांड हासिल करके इस फील्ड को अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बुलाते हैं मिस तृप्ति नागर जैन मैम को। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक ब्रीफ जर्नी के बारे में आपका इंट्रोडक्शन दें कि किस तरह से आप आईटी इंडस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आए। क्योंकि जब हम बाहर भी बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपने आईपीएस से केमिकल में इंजीनियरिंग किया। तो कैसे एक वो इंटरेस्ट बना, कि या फिर शुरू से ही आपका इंटरेस्ट उसमें रहता था? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। पहले तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से अपना बीई किया है। And I was, since starting, I wanted to get into CS branch, but since I couldn't get in, I completed my engineering in chemical. And I have always had interest in computers, computer science and coding. And somehow I got a platform, I got into Sir's class, Vajpayee Sir's class, and there we got a basic fundamental knowledge of C, C++, data structure. And then from then onwards it kept getting more and more interesting. उसके बाद I think TCS came for campus placement. I studied from IPS, so आती ही थी TCS, Infosys जैसी companies. So I got placed there because all the interview questions which were there were basically more related towards programming, basics of computing. So I could clear it. I mean, there was no effort required. We were studying with him, और जावा भी उनसे ही सर से ही पढ़ा था, तो it was very easy to crack TCS that time. उसके बाद जब TCS join करने के बाद फिर since we had this learning and I also got certified in Java, तो it was not that difficult. वहाँ पे हमने we got trained in that Java advanced J2E, J2SE, and then वहाँ से फिर वी गॉट इनटू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो एक बार ट्रेनिंग होने के बाद, इनफैक्ट आईटी कंपनीज आल्सो गिव ट्रेनिंग टू यू इन बेसिक्स और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग। उसके बाद दे टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल। तो फिर वहाँ पे मुझे दूसरी टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया गया और उसके बाद आई गॉट इनटू प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे कुछ कस्टमर्स के प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम किए। And then I thought, why not try for bigger companies, right? Because we are interested in these companies do offer jobs. अगर हमको कैंपस से नहीं मिल रहा है, कॉलेज से नहीं मिल रहा है, because IPS is a tier 2 college, right? तो but still we should try. तो there was an option. There were so many openings. मैंने सोचा which one is better suited for me, and then I opted for it. I tried for it, and fortunately I got a call from Microsoft, right? So मुझे कॉल आया, फिर there were like 8 rounds of interviews. I gave interviews one by one. It was a 3 months process, but it was very good experience all throughout that journey. And I was not sure I will get into it or not, but after the 8th round, मतलब वो एक डर सा तो रहा होगा आपके मन में कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में और होप भी कि अगर हो जाएगा तो it will be a very very big thing. It was a big thing for me that time. And it was really good. And after joining Microsoft also, I kept getting more and more interested क्योंकि till TCS I was just restricted towards what I was doing. But when I joined Microsoft, I actually got exposed to so many different things in IT world. It's not only just one product, one technology that you are trained on.
उसके बाद आपको मिलता है कि इट्स completely so many combination of technologies like from data, from not only the coding part, ठीक है, infrastructure, फिर आपके पास होते हैं system centers, फिर आपके पास होते हैं so many software SaaS products, ठीक है, PaaS products, platform as a service product, software as a service products, and then so many technologies to work with. फिर आपके पास होता है पूरा knowledge that company offers, ठीक है. आपके पास it was I think in 2010 or 2012 I joined Microsoft. That time you didn't have so many platforms to learn so many things. तब आपके पास होती थी क्लासेस, या तो आप क्लासेस जाके सीखो या तो आप कहीं पे सर्टिफिकेशन करो या बुक्स लेके पढ़ो. But that time in Microsoft you got so many opportunities to learn. तो वहाँ पे मेरा एक्चुअली काम कम और लर्निंग बहुत ज्यादा हुआ. मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज मिली तो लर्निंग वहाँ से फिर एक लर्निंग का जो और ग्रोथ कर्व जो था वहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ. मतलब ये बोल सकते हैं कि लर्निंग हमको कंपनी में जाने से पहले तो करनी होती है, बट कंपनी में जाकर और चीजें बेहतर बनती, वहाँ पे हमको काफी कुछ सीखने को और मिलता है. आपको एक क्लैरिटी भी मिलती है कंपनी में जाने के बाद कि आपको क्या सीखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और आपका किस चीज में बहुत इंटरेस्ट है और किस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वो आपको एक बार जब आप ज्वाइन करते हो तब पता चलता है. तो आप अपना बेस है और फाउंडेशन जो आप क्लियर रखते हो उससे आपको एक फाउंडेशन मिलता है. But then you get into advanced things once you join a company and then understand things that what is happening, okay, what am I interested in and what am I learning better. So yeah, experience does matter. तो आपने माइक्रोसॉफ्ट को बताया कि 8 राउंड्स हुए थे, तो उसका कितना लंबा मतलब प्रोसेस चला था, कितने दिनों का रहा, और कैसे मतलब वो हर राउंड के पहले एक वो एंजाइटी होता है, डर होता है कि, तो फिर उसको कैसे काउंटर करके आपने चीजों को क्लियर किया? I just kept going with the flow. Basically, initially, though they ask for fundamentals like your coding fundamentals, your IT skills fundamentals, right? And then they go towards the product knowledge, like how good you are at the product, and then soft skills, right? Then learnability. So there are so many rounds which cover all these aspects, not only just the coding part, not only just the soft skills, right? Not only just one product knowledge or experience. So even if you don't have experience, but if you're willing to learn something new or change from what you have learned so far, let's say that you're only experienced in C, C++ or Java, but Microsoft is about .NET, right? Mostly it was initially focused on .NET, right? It was not focused towards Java or other technologies earlier. So I was ready to learn and switch from my core competency Java to .NET, right? So that readiness has to be there. And they gave me some time to learn .NET so that they could ask me .NET questions, right? So I did switch from Java to .NET to clear that interview. मतलब इनिशियली ईगरनेस होनी चाहिए. Yes, eagerness होनी चाहिए और आपके how do you solve your problems that is given to you? How do you approach solving a problem? Because एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोड लिखो जिसमें आप a+b = c करो, बट उसी कोड को आप 100 तरीके से लिख सकते हो, राइट? तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैन बी सो मेनी थिंग्स, बट हाउ यू अप्रोच टू द सोल्यूशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बेस्ट पॉसिबल दे नॉट द बेस्ट पॉसिबल, हाउ डू यू अप्रोच, राइट? उनको नहीं जानना है कि आप सोल्यूशन पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, पर उनको ये जानना है कि आप कोशिश कैसे कर रहे हो, आपका दिमाग सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो मोर इम्पोर्टेंट. तो आप हमारे दर्शकों को क्या टिप देना चाहते हैं जो भी फ्रेशर्स है और जिनका एम है कि हम माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करें, फेसबुक में जाए, गूगल में जाए, तो उनका एक क्या माइंडसेट होना चाहिए जब वो चीजों को सीखे, और कैसे एक अपने अंदर वो मोटिवेशन लेकर आए? क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फिलहाल इंजीनियरिंग में आईटी नहीं लिया हो, जिन्होंने सीएस नहीं लिया हो, बट उनका इंटरेस्ट है, जैसे आपने कहा था आपका भी था, तो उन लोगों को एक कुछ ऐसी गोल्डन टिप आप दीजिए कि उनका मोटिवेशन भी बूस्टेड रहे और फिर वो जो एम है उनका, एक जो हाई टारगेट है, उसको अचीव कर पाए वो लोग. मेरे हिसाब से अगर आप सीखने की, if you are eager to learn something, right? If you really want to learn something and get it, there is nothing which is stopping you to get it there, right? अगर आप सीखना चाहते हैं C++ केमिकल से होके या सिविल से होके या मैकेनिकल से होके, मैंने सीखा है और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने सीखा है.
In the same way, you have to be persistent about it, right? अभी आपने start किया and then you are thinking it is difficult because for a CS person also, a person who is coming from IT branch, उनके लिए भी वो उतना ही difficult है. Not only for a non-IT person. So you have to be persistent about it. You have to be eager to learn those technologies, and also not only to just stick to the basic things like C++ सीख लिया हो गया वो नहीं. Keep learning more. C++ सीखा. Maybe try for a Python. Maybe try for a database. Maybe try to learn something which is like web technologies, right? Learn something new every day and see the new trends, new technologies. क्या नया market में है? Like AI builder capabilities are there, right? Now we have low code, no code technologies. Now अभी तो ऐसा हो गया है कि at the back end developers will develop it for you और आपको एक front end मिल जाएगा जिसमें आप सिर्फ drag and drop करके website design कर सकते हैं. ऐसे भी low code no code tools market में हैं. Like my company also offers that low code no code capabilities. तो आप बस जाओ और अपना drag and drop. In fact, there are technologies कि आपने paper पे draw किया form, you just scan it, upload it, and that form will be developed for you. ठीक है? You need to learn these technologies also. क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, हम ये एक इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं, बट वो तो टूल भी बना सकता है. आप और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं. You have to think about those things also. मतलब अपडेटेड रहना इज वेरी important. इम्पोर्टेंट. तो अभी आपने सेकंड टाइम माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने में और सेकंड टाइम ज्वाइन करने में क्या डिफरेंस एक होता है? जैसे इनिशियली तो आपकी 8 राउंड्स हुए थे, फिर बाद में जब आप एक्स एम्प्लॉय हुए, फिर वापस से आपने माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच किया, तो वो क्या डिफरेंस है? सेकेंड राउंड में और सेकेंड टेन्योर इन माइक्रोसॉफ्ट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि आई वाज मोर एक्सपीरियंस्ड. मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज़्यादा थ्रू आउट दैट जर्नी वाज इंक्रीज्ड. So I only had to face 3 rounds. उसमें भी one was the managerial or HR round. So I just went through 2 technical rounds, and since I was good, it was basically I was cleared in first round itself. Second and third rounds were just like formality. Okay, because I think experience do matter a lot. When you come from already from Microsoft in your past experiences, they would know that this person is kind of Microsoft material. That person is aware of Microsoft trends and technologies, work culture, right? And they do understand how it is to work at Microsoft, right? And also what is the culture of Microsoft, right? So they don't evaluate you on soft skills. They don't evaluate you on will you be a Microsoft material or not, right? Will you understand the culture? Will you adapt to Microsoft culture or not? They don't evaluate you on those aspects. They will evaluate you only on the role, if you're fit for that role or not. तो हमने आपसे आपने जब इंटरव्यू दिया था तो क्या था उस बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आप उस पोजीशन में हो कि आप लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, रिक्रूट करते हैं. तो जब कोई फ्रेशर आता है तो आप उनमें क्या देखते हैं कि क्या चीज एक फ्रेशर में होनी चाहिए, और इंटरव्यू में कौन सी ऐसी चीजों के लिए फ्रेशर्स को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो जाते से इंटरव्यू का माइंड कैप्चर कर ले और लगे कि नहीं यार इस बंदे को हमको सिलेक्ट करना चाहिए? सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप जाते से ही किसी का माइंड कैप्चर कर लो, आई वुड से यू हैव टू बी मोर अप्रोचेबल. It should not be like you're so stiff and stern, or at the same time you should not be so scared and hesitant that you're not able to answer. You have to be normal, approachable, but you have to also know your basics, fundamentals. That is what I evaluate in any person. If I'm evaluating someone on my product, I will try to understand if he knows the basics of my product or the technology or not. The second thing that I would evaluate is how eager that person is to learn new things. If I ask him to learn new things and tomorrow or maybe in a week deliver something new, how adaptable that person would be. He should not be like, no, I don't want to learn this new thing. I want to continue in my technology and I don't want to switch from this path to next path. जैसे आपने जावा से .NET में किया था Microsoft के लिए. हाँ, क्योंकि आई डोंट वांट अ पर्सन कि मैं एक ही प्रोजेक्ट में डिलीवरी करने के लिए 2 अलग अलग बंदे को रिक्रूट करूं. मैं चाहती हूँ कि एक ही जो मेरे पास आई वांट एन एक्सपर्ट, राइट, हु कैन डू दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग सो दैट आई डोंट हैव टू गो टू so many people to get those things done, because I also want to save my cost, right? And I want one person who has experience on that particular project and customer, right?
So that person has to be adaptable, eager to learn, and then also at the same time, if you want to crack any other interview, you need to understand new technologies and trends. Like AI capabilities are hot in the market, right? Like there are so many advanced data capabilities, right? So all of those things everybody should be, I think, aware of, and keep themselves updated of, because that is what makes them differentiated from other candidates. Okay, everybody would know the C++ or coding, right? But what are you getting as part of differentiator or your value, right, from other candidates? That is what I would look into a candidate. मतलब updated and all rounder. Yes. I would not say all-rounder, not all-rounder, but you need to be eager to be an all-rounder. Be an all rounder. Yes. So I don't want a perfect person. I want person who wants to be a perfect person. तो अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है? मतलब डे टू डे लाइफ में क्या वर्किंग्स रहती है, किन किन चीजों को आपको डील करना पड़ता है? This is a very interesting question. So, as an architect, so there are so many other technologies for which you can be an architect. So I'm an architect for Dynamics 365 and Power Platform, and I, as an architect, design and deliver solutions which are built on Dynamics 365 and Power Platform technology. Now, what that means is ki how that product will fit for a customer, for a customer's requirement. ठीक है, customers की requirement क्या है, उस पे कौन सा product will suit better for them, right, for their price, and it should also match their infrastructure and the other surrounding technologies. ठीक है, example, अगर आपके पास already Office 365 है, तो और आपको एक किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको एक ऐप चाहिए जिसमें आपको स्टूडेंट से कुछ डेटा इनपुट करना है, कुछ लेट्स से फीडबैक लेना है, ठीक है, सो दैट यू कैन यूज दैट फीडबैक फॉर enhancing your services or maybe launching a new product or service or a new coaching center, ठीक है, for example. So what would you need to have that intake application, ठीक है? Now you have Office 365. You can go for a .NET application. There are so many options. मतलब आपके पास तो पूरी टेक्नोलॉजीज ओपन है, तो आप एक वेब पेज बना सकते हो .NET पे, ठीक है, आप एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे जा सकते हो, आप एक लो कोड नो कोड सोल्यूशन ले सकते हो जिसमें आप सिर्फ लो कोड प्लेटफॉर्म उठाओ, लाइक पावर पेजेस दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स, राइट, यूज दैट, और उस पर एक फीडबैक फॉर्म ले लो. या आपके पास बेस्ट सोल्यूशन वुड बी, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट फीडबैक्स. So my role in this company is, as an architect, is to design and develop solutions which are more efficient, cost optimized, and best suited for a customer, right? It could be any technology, but it should match with customers' expectations, and also it should fit their application portfolio in terms of technologies that they're using, and that should benefit them most. So that is what I do. I design and develop those solutions. मतलब कस्टमर्स की नीड को पहचान कर उनके लिए बेस्ट चीज, बेस्ट कस्टमर की ऑप्शन नीड को पहचान कर, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर जो बेस्ट फिट प्रोडक्ट उनको लगेगा, which should, जो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, that is what I design and I help teams to develop those products. अच्छा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स अगर माइक्रोसॉफ्ट से खुश है तो उसमें आपका भी बहुत अच्छा खासा हाथ है. राइट, द कस्टमर इज द फोकस फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एंड आई थिंक इट इज नॉट ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट, फॉर ऑल द आईटी कंपनीज कस्टमर इज आवर फोकस. जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को जो सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ एक्सेस, वो हम डेवलप करके कस्टमर को देते हैं. अच्छा, आजकल माइक्रोसॉफ्ट के लिए और पूरे मतलब वर्ल्ड में एआई की बड़ी चर्चा हो रही है, और अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफी कुछ इन्वेस्ट किया है एआई में, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है काफी सारे फ्रेशर्स का, और मतलब कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब चैनल पर काफी इतने कि सर अब तो एआई आ रहा है, अब क्या होगा सर, हमारी जॉब्स का क्या होगा? तो आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एआई में फिलहाल जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंपनी हो माइक्रोसॉफ्ट है. तो एआई का लोगों की जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका, आपको मतलब आपको क्या लगता है उस चीज को लेकर? अभी तक मैंने जितना देखा है और एक्सपीरियंस किया है, देयर वुड बी मोर एंड मोर जॉब्स फॉर आईटी प्रोफेशनल्स इन
AI area, because there are so many more options for IT professionals to develop more and deliver more for their customers, enterprise customers, because now there are endless capabilities in terms of chat capabilities, like advanced and intelligence chat capabilities, advanced and intelligence automations capabilities, analytics capabilities. तो बहुत सारी ऐसी capabilities AI और I should say artificial engineering is bringing towards the IT platform. तो आप अगर एक एक्सपीरियंस और एरिया देखें जिसमें आप क्या नया डेवलप कर सकते हैं लेवरेजिंग AI, तो देयर आर सो मेनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज. तो उस सब को डेवलप करने के लिए हमें और लोग चाहिए, राइट? और वो लोग कहाँ से आएंगे? वो हमारे पास से ही आएंगे, IT से. तो ऑलरेडी जो लोग IT में काम कर रहे हैं, उसके अलावा और लोग जो ये AI कैपेबिलिटी सीख के इंडस्ट्री में आके डेवलप करके और डिलीवर कर सकते हैं. तो आई थिंक देयर आर मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज स्किल्स rather than जॉब पे कोई इम्पैक्ट. बल्कि मुझे लगता है जॉब और नई आएंगी मार्केट में इसके AI कैपेबिलिटीज के लिए. मतलब एक बहुत लार्ज स्कोप और बन गया है IT में. लाइक हर एरिया में एक स्कोप था. नाउ AI इज आल्सो वन ऑफ दोस एरियाज जहाँ पे और स्कोप है नई जॉब्स का. तो चलिए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है. आपका जो क्वेश्चन था कि भाई AI आ गया अब क्या होगा, तो उसका बहुत अच्छा आंसर हमें मिला है कि AI आने से हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, बल्कि कम नहीं हुई है. हाँ, आप AI सीखिए और आप सोचिए कि आप कहाँ पे वो AI इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आप मोर एंड मोर यूटिलाइजेशन ऑफ AI कर सकें और मोर एंड मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एक्वायर कर सकें. अच्छा, अब इंटरव्यू के एंड में एक चीज जो मैं आपसे पूछूंगा और चाहूंगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को भी बताइए कि एक कोई ऐसी चीज, एक क्विक टिप कि जब हम IT में जाए या जाने के बारे में सोचे तो क्या एक माइंडसेट रखें, कैसे हम चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, और आपने कैसे चीजों को अच्छे से करा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कभी ये मत सोचिए कि बस अब तो मुझसे नहीं हो रहा, या अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, या मुझे जो मैंने सोचा था वो नहीं मिल रहा है. क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं मिल जाता है. आप थोड़ा टाइम लगाओ किसी चीज में, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो. क्योंकि आप एज अ फ्रेशर जब हम जाते हैं किसी कंपनी में, तो हमको लगता है कि अरे हम जाते से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, राइट? बट आपको ये सोचना है कि आपके पास वो स्किल्स है अभी डेवलप करने की, कि आपको और सीखने की जरूरत है. जब आप उसको थोड़ा और सीखते हैं, तब आपको ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं जो आप सोच के आए थे. जाते से ही किसी कंपनी में जॉब लगते से ही आप एकदम कोई नया सॉफ्टवेयर या नया विंडोज नहीं बिल्ड कर लेंगे, राइट? आप उसका एक छोटा सा पार्ट ही बिल्ड कर सकते हैं. तो आप ये सोचिए कि हाँ, अभी मुझे ये करने दो, ये जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से करूँ और सीखूं, और जो नया मुझे आ रहा है वो मैं अच्छे से करूँ. तो मैं at the end of the day you will get what you really wanted to get, or what you were aiming for initially. बट वो आपको अभी नहीं मिलेगा, आपको वो एक स्टेप करके ही मिलेगा. स्मॉल स्टेप्स में फिर. यस. तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके आज का ये इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हो या IT की फील्ड से, CS की फील्ड से रिलेटेड हो, कोडिंग से रिलेटेड हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तृप्ति मैम को वैसे तो ये US चले जाएंगे आज ये इंटरव्यू देने के बाद, लेकिन हम इनको ऑनलाइन बुला लेंगे, और यदि आप लोग की ज्यादा डिमांड रही तो हम टिकट करवा के इन्हें यहाँ पर बुला लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको जरूर मिलेगा. तो चलिए दोस्तों, अब आपसे ओसोप कोडिंग के अगले वीडियो पर फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.